हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स विद आरजी। मेरा नाम है रोहित गर्ग। आज की इकोनॉमिक्स क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे बच्चे पहले हम जो वीडियोस हमने की थी वहाँ पे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में हमने स्टार्ट कर दिया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। एक बार रिवाइज के लिए मैं आपको बता दूं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है, स्टेट मतलब एक ऐसी सिचुएशन होती है बच्चे जिसमें जब कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाती है। दोबारा सुनो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी सिचुएशन होती है जब भी कंज्यूमर क्या करता है बच्चे, चीज़ें कंज्यूम करता है, उसको क्या मिलती है, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन। ठीक है, क्लियर यहाँ तक कि कंज्यूमर की जब सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाती है और उसको कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। होता क्या है इसमें कि हमारे पास एक लिमिटेड इनकम होती है बच्चे, हमने पढ़ा है ना, हमारे पास लिमिटेड इनकम होती है। उस लिमिटेड इनकम को यूज़ करके अपनी सेटिस्फेक्शन को जब हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं उसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यानी ऐसी स्टेट जब हम अपनी इनकम को इस तरह से यूज़ करते हैं कि हमारी कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाती है, उसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। चलो ठीक है बच्चे, डेफिनेशन के लिए इतना बहुत है। अभी आपको क्या आएगा, आपको एक इसकी एग्जाम्पल लेनी पड़ेगी बच्चे। आपको डायग्राम, मैंने आपको बताया था कि कोई भी आपको चीज़ अगर यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है इकोनॉमिक्स में तो पहले उसकी डेफिनेशन, फिर उसकी एग्जाम्पल, फिर शेड्यूल तैयार करना पड़ता है, जो टेबल होता है, फिर डायग्राम। ठीक है बच्चे, आज हम वो सारे बनाएंगे। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डेफिनेशन तो हो गई आपकी। तो अभी मैं बात करूँगा कि जब आपने वो डायग्राम बनानी है या उसको एक्सप्लेन करना है तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे बच्चे। देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बच्चे मैंने आपको बताया था कि दो तरह का होता है, दो केसेस में होता है। एक केस हो जब हमें एक वन कमोडिटी हमने कंज्यूम करनी हो, जब हमने वन कमोडिटी कंज्यूम करनी हो, और दूसरा कंडीशन जब हमें दो से ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम करनी हो, दो या दो से ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम करनी हो। ठीक है बच्चे, अभी सबसे पहले बात करेंगे वन कमोडिटी की। देखो जब भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना पड़ेगा ना आपको, तो आपको तीन चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है बच्चे। तीन चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात जो निकल के आएगी, जो पता होना आपको चाहिए, वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अभी प्राइस क्या होता है बच्चे, प्राइस सभी को पता है कि जितना उसकी कॉस्ट पड़ रही है, जो कि एक प्रोडक्ट को खरीदने की जो कॉस्ट है उसको क्या बोलते हैं, प्राइस बोलते हैं बच्चे। ठीक है, इसको प्राइस को बच्चे PX से डिनोट करते हैं, नोट कर देना बच्चे साथ साथ। प्राइस ऑफ द कमोडिटी को PX से डिनोट करते हैं। सेकंड जो बात हमें पता होनी चाहिए वो है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी, अभी बच्चे मार्जिनल यूटिलिटी आपने पढ़ा हुआ है, मैंने सारा किया हुआ है, इसका एग्जाम्पल सब कुछ किया हुआ है। तो ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी हमें पता है कि कैसे निकलेगी। इसको कैसे डिनोट करते हैं बच्चे, MU से, मार्जिनल यूटिलिटी। समझ आ रहा है ना, इसको MU से डिनोट करते हैं। अभी जिसको मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन याद है वो कमेंट करके ज़रूर बताना बच्चे। अगर वीडियो देख रहे हैं आप तो कमेंट करके मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन मुझे ज़रूर बतानी है। अभी तीसरी चीज़ जो हमारे लिए नहीं है वो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। बच्चे अभी मनी की मार्जिनल यूटिलिटी हमें पता करनी है। ये आपके लिए एक नया टॉपिक है, ये आपको क्वेश्चन 1 मार्क्स का बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है बच्चे। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है, इसको बच्चे, इसको वर्थ ऑफ ए रूपी बोल देते हैं। वर्थ ऑफ ए रूपी मतलब एक रूपी की क्या कीमत है, एक रूपी की क्या कीमत है। अब कीमत कैसे निकालेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, इकोनॉमिक्स में एक रूपी की कीमत कैसे पता चल सकती है बच्चे, यूटिलिटी से, सेटिस्फेक्शन से। यानी 1 रुपये में हम कितनी यूटिलिटी ले सकते हैं वो होगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, या फिर वर्थ ऑफ ए रूपी बोल सकते हैं बच्चे उसे। ठीक है, मान लो कि मैं 1 रुपये में 100 ग्राम मैदा खरीद सकता हूँ। 1 रुपये में 100 ग्राम मैदा खरीद सकता हूँ, ये एग्जाम्पल है बच्चे। और 100 ग्राम मैदा में से मुझे 10 यूटिल्स मिलेंगे। 100 ग्राम मैदा कंज्यूम करके मुझे 10 यूटिल्स मिल जाएंगे, यानी मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। तो 1 रुपये की कीमत क्या होगी बच्चे, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 10 यूटिल्स।
अभी समझ आ गया बच्चे कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट कर लेना एग्जांपल भी, कि जब 1 रुपये में हम देखेंगे हम कितने यूटिल्स हम खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल दिया तो क्या हो गया, 1 रुपीज़ बराबर आ गया 10 यूटिल्स के। तो ये होता है हमारा मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है बच्चे, इसको नोट कर लो। अभी मैं आपको वो डायग्राम बनानी, शेड्यूल बनाना सिखाऊंगा, उसको ध्यान से नोट कर लेना। आपकी एग्जांपल है, बुक में भी दी हुई है, लेकिन इसको अगर एक बार हम ध्यान से समझ लेंगे ना तो हमें फिर कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा समझने की। ठीक है बच्चे, इसको आप नोट कर लो, आगे हम बढ़ रहे हैं। तो जैसे बच्चे अभी हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना है तो हमें कुछ चीज़ें लेट करनी पड़ेगी। जब भी वो आपको क्वेश्चनियर बोलेगा कि आपको शो करो कि वन कम्युनिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होता है, तो आपने ऐसे करना है। कुछ चीज़ें बच्चे आपको लेट करनी पड़ेगी। 3 चीज़ों की हमने बात की थी, उसमें से बता दो आपको क्या क्या चीज़ें लेट करनी है। सबसे पहले आपको मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी को लेट करना है। मार्जिन यूटिलिटी को आप MUM लिख लो बच्चे। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी मान लो कि 4 यूटिल्स। अभी इसका मतलब क्या है कि 1 रुपये स्पेंड करके हमें 4 यूटिल्स मिल जाएंगे। सही है बच्चे। दूसरी चीज़ जो हमें लेट करनी है बच्चे वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। लेट प्राइस हम इसको लेट कर लेते हैं 4 रुपीज़। सही है। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी हमने क्या किया, 1 रुपये में 4 यूटिल्स, और प्राइस कमोडिटी की हमने कितनी रखी, 4 रुपीज़। यहाँ तक क्लियर है। आगे हम शेड्यूल तैयार करेंगे बच्चे। बच्चे जो ये शेड्यूल होता है ना, वो अपने हिसाब से भी आप वैल्यू ले सकते हो, लेकिन जो मैं दिख रहा हूँ अगर आपको यही याद रहती है तो आप यही लिख लो। अगर कोई और बना सकते हो तो अपने तरफ से बना सकते हो, ये कोई फिक्स नहीं है। ठीक है बच्चे, सबसे पहली बात है कि यूनिट्स की। यूनिट्स किसकी, कमोडिटी की, यानी हम एक कमोडिटी की कितनी यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं। फिर आएगी बात बच्चे मार्जिनल यूटिलिटी की। मार्जिनल यूटिलिटी की जैसा बच्चे हमने पहले भी पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने पढ़ा था कि जो मार्जिन यूटिलिटी होती है वो कम होती रहती है। ठीक है बच्चे, पहले स्टार्ट करती कम होती रहती है, फिर तो नेगेटिव में चली जाती है। ये क्लियर है हमें? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अभी बच्चे हम बात करेंगे जो कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी की। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की, इसको नीचे लिख लो। बाकी आपकी मर्जी होती है, प्राइस भी आप लिख सकते हो, इसको कोई इंपॉर्टेंट नहीं। यूनिट क्या है कि पहले आप देखो 1 कंज्यूम करोगे, फिर 2 कंज्यूम करोगे, फिर 3 कंज्यूम करोगे, फिर 4 कंज्यूम करोगे, फिर 5, ऐसे आप 4-5 तक लिख लेना। फिर बाद में मार्जिन यूटिलिटी की बात करेंगे हम। मार्जिन यूटिलिटी हम स्टार्ट करते हैं 20 से। मान लो हमने 1 यूनिट कंज्यूम की तो हमें कितनी यूटिलिटी मिल गई, 20 यूनिट्स मिल गए बच्चे। उसके बाद कम होते रहेंगे इससे। ठीक है, पहले 20 मिली, फिर उससे कम होगी 18 मिली, उससे कम होगी 16 मिली, फिर उससे भी कम होगी 10 मिली, उससे भी कम होगी 5 मिली। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अभी बात करेंगे बच्चे मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी की। अभी प्राइस कितना है, प्राइस हमने कितना लेट किया, चलो यहाँ पे लिख लो कि 4 हमने लेट किया है। अभी हमें मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी निकालनी है बच्चे। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी कैसे निकलेगी कि देखो, एक यूनिट कंज्यूम करने से कितनी यूटिलिटी मिली हमें, 20। एक यूनिट को कंज्यूम करने से कितनी यूटिलिटी मिली हमें, 20। डिवाइड बाय हमें पैसे कितने लगे हमारे, 4। 20/4 किया बच्चे, हमें कितने 1 रुपये में यानी कितने यूटिल्स मिल रहे हैं। जगह अगर हमें 4 रुपीज़ में 20 यूटिल्स मिल रहे हैं तो 1 रुपीज़ में कैसे निकालेंगे, 20 डिवाइड बाय 4, कितने मिल रहे हैं हमें, 5 यूटिल्स। यहाँ तक क्लियर है बच्चे कि हमें कितने मिल रहे हैं, 5 यूटिल्स मिल रहे हैं। देखो बच्चे, हमें क्या चाहिए था कि हमें 1 रुपीज़ में कितने यूटिल मिलने चाहिए, 4 यूटिल्स। हमने ये सोचा था कि हमें 1 रुपीज़ में कितने यूटिल मिलने चाहिए, 4 रुपीज़। अभी यहाँ कितने मिल रहे हैं, 5 यूटिल्स, यानी ये ज़्यादा है। अभी हम सेकंड यूनिट कंज्यूम करेंगे। अगर आपको पता है कि आपको 1 यूनिट कंज्यूम करने से 5 यूटिल्स मिल रहे हैं तो आप और कंज्यूम करोगे कि नहीं करोगे, आप बिल्कुल करोगे। ठीक है बच्चे, अभी हम सेकंड यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसे ही इसके मार्जिन यूटिलिटी मिली हमें 18, प्राइस कितना है, 4 ही है बच्चे। डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 4.5।
देखो अभी भी ज़्यादा है, अभी भी बराबर नहीं आया ये। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे यूटिलिटी कितनी मिली 16, प्राइस कितना है 4, कितनी आ गई 4 यूटिल्स। ठीक है बच्चे, अभी ऐसे सो ऑन करते रहेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। अभी मेरी बात सुनो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बच्चे कहाँ पर होता है? इक्विलिब्रियम मतलब होता है बैलेंस, समझ रहे हो? जब दोनों तरफ बैलेंस हो, कि जब हमारी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी और प्राइस बराबर आ जाए, जब हमारी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी और प्राइस बराबर आ जाता है बच्चे, तो क्या बन जाती है हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अभी ये इसमें ये वाला केस जो है वो क्या बन जाएगा बच्चे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सॉरी थोड़ा गलत बोल के बच्चे में, मेरा मतलब था कि जब भी मार्जिन यूटिलिटी, यहाँ पे क्या है मार्जिन यूटिलिटी डिवाइड बाय प्राइस इज इक्वल टू आ जाए MUMK, तो उसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बच्चे मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ बच्चे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, ये नोट कर लेना कि जब मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइड बाय प्राइस इज इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी, यहाँ पे आ गई थी ना, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर आ गई थी ना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, उसको बोलते हैं बच्चे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसको बहुत ध्यान से नोट कर लेना बच्चे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। अगर आपको ये सारा समझ आ गया तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझ चुके हैं। ठीक है बच्चे, शेड्यूल को आप नोट कर लो, सारी की सारी वैल्यूज लिख लो, फिर हम आगे आगे हम देखेंगे कि इसका डायग्राम कैसे बनती है बच्चे। ये वाले पॉइंट्स नोट करके रखना, 20, 18, 16, 10, 5। ठीक है बच्चे, ये नोट करके रखना। अभी आगे हम डायग्राम बनानी सीख रहे हैं इसकी। देखो बच्चे, अभी हम डायग्राम बनानी सीखेंगे, तो डायग्राम कैसे बनती है। देखो जो भी हमारे कर्व्स होती हैं वो XY कोऑर्डिनेट्स में बनते हैं, ठीक है ना। ये होती है हमारी X कोऑर्डिनेट, ये होती है हमारी Y कोऑर्डिनेट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, जो ये कोऑर्डिनेट्स होंगे इसमें हमने लिखना है, जो ये वाली Y कोऑर्डिनेट है बच्चे, यहाँ भी होगी मार्जिनल यूटिलिटी और यहीं पे ले लेंगे हम प्राइस। ठीक है बच्चे, आपने बस एग्जांपल के तौर से जैसे कोऑर्डिनेट्स हमने लगा दिए। ठीक है बच्चे, अभी क्या हुआ कि ये वाले हो गए प्राइस, 1 2 3 4 5 6, प्राइस कितना बच्चा हमारे, हमने कितना लेट किया था 4, तो 4 पे ऐसे हम लाइन खींच लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? फिर मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी की बात करें, सबसे पहले जो मार्जिन यूटिलिटी हमने निकाली थी, पहले आई थी 5, पहले 5 आई थी बच्चे, बाद में आई थी 4.5, फिर आई थी 4, उसके बाद हमने जोन वो आगे आते रहेगी, जैसे किसी की 3 आ गई होगी या फिर 2.5 इतनी आ गई होगी। ठीक है बच्चे, ऐसे डॉट्स हमने लगा लिए, जैसे यहाँ पर हमने शेड्यूल तैयार किया था, उसके बाद इन सभी को जोड़ दो। ठीक है बच्चे, ये डायग्राम आ गई और मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी की, ये होगी हमारी प्राइस की। तो यहाँ पर ये मिल जाते दोनों, यहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं ना बच्चे, जहाँ पर ये मिल जाएं उसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चे, ऐसे आप डायग्राम में इसको डिनोट कर सकते हो। अभी हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बच्चे यहाँ पे क्लियर है। वन कमोडिटी के केस में अगर जो भी आपको पूछ लेगा, पहले आपको चीज़ें लेट करनी है, फिर आपको शेड्यूल तैयार करना है, फिर आपको ये डायग्राम बना देनी है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ठीक है बच्चे, आज के लेक्चर की हमने वन कमोडिटी केस ही करना था। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर लगे वहाँ पर हम 2 कमोडिटी केस को समझेंगे, फिर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। सो अगर आपको बच्चों इस वीडियो में कोई डाउट लगा तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, और अगर कोई डाउट नहीं भी लगा तो यस मुझे कमेंट जरूर करना बच्चे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।